Hello everyone, this is Sunil Kumar, lecturer in psychology, Dr. Hamirpur once again with you. Dear trainees, welcome in this online session. हमने पिछले लेक्चर्स में विस्तृत चर्चा करी कि व्यक्तित्व क्या होता है, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं, कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। विस्तृत चर्चा हमने इससे पहले के लेक्चर्स में की है। उम्मीद है व्यक्तित्व को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व की अवधारणा से वास्तव में हमारा तात्पर्य क्या है। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि क्या कोई हमारे पास ऐसे साधन हैं जिससे कि व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। डियर ट्रेनीज, एज यू नो कि व्यक्तित्व अपने आप में एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, परिवर्तनशील है। और क्योंकि व्यक्तित्व में वृद्धि के साथ साथ विकास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और विकास एक ऐसा शब्द है जो कि माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चला रहता है। यानी कि व्यक्तित्व गतिशील है, परिवर्तनशील है, हर वक्त परिवर्तित होता रहता है। इस करके इसका एक ठोस मापन करना संभव नहीं, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने इस दिशा में कोशिश करी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो शून्य में पैदा नहीं होता, उसमें आनुवंशिक कारक और वातावरण कारक शामिल होते हैं। उसके बाद बच्चों के प्रकार और आपके उसके गुण, उसका विकास, उसकी मन की स्थिति, उसका समाजीकरण, बहुत सारे पहलू हैं जो उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ने इस दिशा में जो अपनी कुछ एक कोशिश करी है, उसका मेजरमेंट करने में, या मैं ज़्यादा अच्छे से शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, उसको असेस करने में, उसका अनुमान लगाने में, उसका मूल्यांकन करने में। तो आइए हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से असेसमेंट के हमारे पास टूल्स हैं जिससे कि व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, उसका असेसमेंट की जा सकती है। डियर ट्रेनीज, हमारे मनोविज्ञान के पास बहुत सारे आज टूल्स हैं, बहुत सारे परीक्षण हैं, टेस्ट हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अनेक विधियां हैं। उनको हम 3 वर्गों में कैटेगराइज करेंगे ताकि समझने के लिए आसान हो जाए। कुछ एक मेथड्स हमारे सब्जेक्टिव नेचर के हैं, उनको हम सब्जेक्टिव मेथड कहेंगे। कुछ एक विधियां हमारे पास ऑब्जेक्टिव नेचर की हैं, उस करके उन सारी विधियों को हम ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और कुछ हमारे पास प्रक्षेपण विधियां हैं जिनको हम प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आइए ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं क्या, इनको हम जानें। डियर ट्रेनिंग, सब्जेक्टिव मेथड्स में वो तौर तरीके आते हैं जैसे ऑटोबायोग्राफी, केस हिस्ट्री, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड। इन शब्दों से आप परिचित हैं। ऑटोबायोग्राफी आप समझते हैं, जब व्यक्ति कोई आत्मकथा लिखता है, उसकी आत्मकथा का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसके व्यक्तित्व का पूरा चरित्र का चित्रण वहाँ पर देखने को मिलता है। और उस आत्मकथा में व्यक्ति की लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में, व्यक्ति की इच्छाओं के बारे में, व्यक्ति के अनुभव, समस्याओं का समाधान कैसे किया, उनकी रुचियाँ, अभिरुचियों आदि के बारे में चर्चा की गई होती है। इस करके भूतकाल की सारी जानकारी हमें एक माध्यम होता है, उस आत्मकथा के माध्यम से हमें उसकी जानकारी मिल जाती है। और उसके व्यक्ति की आत्मकथाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, चाहे वो क्लोज्ड हों, चाहे ओपन एंडेड हों। तो उनका अध्ययन करके हम व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका पास्ट कैसा रहा, उस आधार पर हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो और इसी ढंग से हम उसके व्यक्तित्व का असेसमेंट भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी को जानकर। केस हिस्ट्री
केस हिस्ट्री मेथड भी, ये भी, इसमें भी तथ्यों का इकट्ठा किया जाता है। इसमें बच्चे के भी परिवार, समाज और शारीरिक, मानसिक, हर एक प्रकार की उसकी रुचियाँ, सभी प्रकार के दृष्टिकोणों का जो वो उनको एकत्रित किया जाता है, चाहे वो उसके परिवार के माध्यम से, चाहे वो उस व्यक्ति से डायरेक्ट बात करके। तो व्यक्ति के अतीत के बारे में जानना, उसके बारे में सूचना इकट्ठे करना केस हिस्ट्री मेथड के अंतर्गत आता है। तो इस ढंग से भी हम व्यक्तित्व की मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है तीसरा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड हमारा, जो आप जानते हैं, वार्तालाप, बातचीत करके हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। बातचीत के द्वारा किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर, ये भी एक विधि है। इसकी चर्चा हमने, सारी विधियों की चर्चा हमने फर्स्ट यूनिट में करी थी आपका, चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड था, चाहे वो इंटरव्यू मेथड था, केस स्टडी मेथड्स थे। तो उन विधियों का प्रयोग हम व्यक्तित्व के अध्ययन में भी करते हैं। इनको हम सब्जेक्टिव विधि कहते हैं। तो साक्षात्कार के द्वारा भी, बातचीत करके भी उसके उद्देश्यों का, उसके लक्ष्यों का, उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चनर मेथड, प्रश्नावली के एक विधि है हमारी। प्रश्नावलियाँ तैयार की गई होती हैं, उनको वैज्ञानिक ढंग से कुछ प्रश्न को जो उसके व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का हो, मानो बहिर्मुखी का हो, अलग अलग हमारे प्रश्नावलियाँ हैं, उनके माध्यम के से हम व्यक्ति का अध्ययन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान में हमारे पास क्वेश्चनर्स भी एक मेथड्स होता है, जिसके द्वारा हम कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके हाँ या ना में व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स को हम सब्जेक्टिव मेथड्स कहेंगे, सब्जेक्टिव विधियों के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मेथड हैं, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन मेथड फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में किसी व्यक्ति का निरीक्षण, चाहे वो कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, प्राकृतिक अवस्था में आप लोग कर रहे हैं, नेचुरल अवस्था में कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, परोक्ष रूप से कर रहे हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करके उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी असेसमेंट की जा सकती है। तो इसी ढंग से हमारे चाहे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो, मैंने कहा, या अनकंट्रोल्ड हो, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा जो है वो फर्स्ट यूनिट में करी है। इसके अलावा सिचुएशनल टेस्ट, जो परिस्थिति, जो हमारे एक टेस्ट होते हैं विशेष प्रकार से, ये भी व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में बड़े प्रभावी होते हैं। तो परीक्षा के लेने के लिए कमरे में मानो एक डब्बा रख दिया, उसके साथ बालकों से कहा गया कि तुम सारे कमरे में रखे हुए डिब्बे में कुछ पैसे डालो, ऐसे पैसे गरीबों को दिए जाएंगे। जब परीक्षण आरंभ हुआ तो ये देखा गया कि कुछ बच्चों ने डिब्बे में पैसे डाले, लेकिन कुछ बच्चों में इसमें पैसे डालने के बजाय डिब्बे से पैसे निकाल लिए। तो ये विधि व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन करने के लिए लाभदायक होती है। हम सिचुएशंस के मुताबिक उसका एक परिस्थिति के मुताबिक परीक्षण किया जा सकता है। तो इस ढंग से बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। रेटिंग स्केल एक होती है। रेटिंग स्केल के बारे में भी मैंने पहले जिक्र किया था। जैसे 5 पॉइंट्स स्केल के ऊपर हम ज़्यादा जिक्र करते हैं। ये भी, इसके द्वारा भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती हैं। व्यक्ति, अध्यापक, पिता जो आसपास जो रहते हैं, तो उनके माध्यम से हम, चाहे वो 3 पॉइंट्स की बना लो, 5 की बना लो, या 7 पॉइंट्स में उसको आप डिवाइड कर लो, ताकि हाँ या ना की बजाय वो बच्चा अगर उसके इन बिटवीन सोचता है तो उसको मौका मिले अपने विचारों का करना। क्योंकि मानो हमने 5 पॉइंट में स्केल में अगर बीच में हमने 3 रख दिया कि आप उससे सहमत भी हैं, असहमत भी हैं, तो वो 3 नंबर पे है। तो 2 उससे पहले ले लिए, एक बिल्कुल, एक असहमत 2 नंबर, और बिल्कुल असहमत 1 नंबर। और दूसरी दिशा में हमने सहमत और बिल्कुल सहमत। तो एक व्यक्ति को उत्तर देने के लिए 5 विकल्प दे दिए गए, बजाय कि हाँ या ना के।
यानी कि वो किस बात से सहमत है भी है, असहमत भी है, या सहमत है या फिर असहमत है, या तो बिल्कुल असहमत है या टॉप पे जाकर बिल्कुल सहमत है। तो इस ढंग से हम उनको विभिन्न स्केल के आधार पर 1 से 5 नंबर देकर, यानी कि 20-20% के आधार पर भी उसके उत्तर को बांट सकते हैं और एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो रेटिंग स्केल्स भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड है जिसके माध्यम से हम व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं। सोशियोमीट्रिक मेथड भी एक समाज मिति विधि होती है। जैसे कि इस तरह के प्रश्न होते हैं, आप किन दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, आप किन साथियों के साथ, किस किस के साथ पढ़ना चाहते हैं, किसके साथ अपनी किताबें शेयर करना चाहते हैं। तो इस ढंग से उस क्लास का एक पूरा आरेख तैयार किया जाता है, सोशियोमेट्री तैयार की जाती है और बच्चे की स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण, विकर्षण आदि सारे इन सामाजिक गुणों का, सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करने में ये जो एरिक्सन की थ्योरी, जिन्होंने सामाजिक पहलुओं के ऊपर बहुत बल दिया था। अगर हमने सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करना तो सोशियोमेट्रिक विधि, एक क्लासरूम में बच्चे की एडजस्टमेंट किस तरह से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अगर उसका अध्ययन करना है कि बच्चे के उसके फ्रेंड्स हैं, लीडर है, कोलीग्स हैं, पीयर ग्रुप है, ये बच्चा आइसोलेट है, तो इस ढंग से सोशियोमेट्रिक मेथड के द्वारा हम बच्चे के उस सामाजिक व्यवहार का या सामाजिक पहलुओं का अध्ययन व्यक्तित्व के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी इन्वेंटरी, वो जो पर्सनालिटी क्वेश्चंस की तरह ही आपके ये पर्सनालिटी मिलती जुलती है। व्यक्तित्व परिसूची में प्रश्न केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं और जो प्रश्नावली विधि थी उसमें व्यक्ति के अन्य सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं और इसमें स्पेसिफिक होती हैं। तो इस विधि से भी जो है वो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज हमारे मनोविज्ञान के प्रयोगशाला के अंदर निहित होती हैं, तो उनका प्रयोग भी हम व्यक्तित्व को जानने में करते हैं। और जो हमारे इसके अलावा डेटा ट्रेनिंग जो तीसरी मेथड हम जिक्र कर रहे हैं वो आपके लिए शायद ये नया शब्द लग रहा होगा, प्रोजेक्टिव मेथड, प्रक्षेपण विधि कहेंगे। ये कुछ टेक्निकल है, बहुत मनोवैज्ञानिक है। प्रक्षेपण विधि में रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, अब ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का एक टेस्ट है हमारा, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट इसको कहते हैं। इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, ये हर्मन रोशा ने बनाया है और इसमें कुछ एक कार्ड्स होते हैं, उसमें स्याही के धब्बे लगे होते हैं, उसमें अलग अलग अर्ध संरचित सी तस्वीरें सी बनती हैं धब्बे के रूप में। कोई ब्लैक एंड वाइट होंगे, कोई स्पेस खाली होगा, कोई कलर्ड होंगे। तो वो धब्बे व्यक्ति को वो कार्ड्स दिखाए जाते हैं, अलग अलग वो 10 कार्ड आपके वो व्यक्ति के सामने पेश किए जाते हैं और उसमें एक ब्लैंक भी होता है। तो इस ढंग से कि वो व्यक्ति उसमें क्या देखता है उन धब्बों में, फिर उनका अध्ययन करने के लिए उसका हम कंटेंट का अध्ययन करते हैं, कितने टाइम में वो उसका टाइम रिएक्शंस को व्यक्ति को नोट करते हैं, लोकेशंस किस बात को वो लोकेट कर रहा है, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, कितनी उसकी मौलिकता है। तो ये स्याही धब्बा परीक्षण एक बहुत मनोवैज्ञानिक प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत लंबी टेक्निक है जिसके द्वारा जो अचेतन मन में जो छिपी हुई इच्छाएं होती हैं, जो दमित इच्छा होती हैं, उनका उजागर व्यक्ति उस हो जाता है इस विधि के अंतर्गत। तो जो अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ने में, अनकॉन्शियस माइंड की जो फीलिंग्स हैं उसको स्टडी करने में, उस पहलू को जो ईड का व्यक्तित्व था उसको स्टडी करने में ये प्रोजेक्टिव टेक्निक बड़ी हेल्पफुल होती है। इसी ढंग से जो दूसरी टेक्निक है हमारी, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT करके हम बोलते हैं। TAT में भी इसी तरह से कार्ड्स होते हैं, लेकिन उनमें धब्बों की बजाय अर्ध संरचित तस्वीरें बनी होती हैं और उनके हाव भाव को पढ़ते हुए व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर एक स्टोरी लिखेंगे। ये कौन लोग हैं, इनके साथ क्या हुआ, पहले क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और इनके साथ भविष्य में क्या होगा।
तो इस ढंग से वो उन टाइटल्स के अंदर जो वो स्टोरी वो लिखता है, तो हम उसका अध्ययन करते हैं कि इसकी कहानी में तस्वीरों को देखने के बाद इस व्यक्ति ने जो कहानी लिखी उसका हीरो कौन है, स्टोरी का हीरो कौन है, माँ है, बाप है, अध्यापक है, समाज का अन्य व्यक्ति है। द हीरो ऑफ द स्टोरी, उसकी मानसिकता किस तरफ घूम रही है। द प्रेस एंड द आउटकम, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो प्रेशर्स जिनका वो जिक्र कर रहा है उनका अध्ययन हम करेंगे। उसके कौन कौन से शक्तियाँ हैं जो उसके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, जो कौन कौन से कारक हैं जो वातावरण के उसके ऊपर प्रभावित डाल रही हैं। तो ये वे शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति को कुछ और चाहते हुए भी कुछ और करवाती हैं, तो उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। और द आउटकम्स, जो परिणाम निकलेंगे, ये जानने से पूर्व कि मुख्य पात्र का रास्ता आसान है या कठिन है, और हमें भिन्न भिन्न शक्तियों को जानना पड़ेगा। तो ये परीक्षण छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस परीक्षण में प्राप्त उत्तरों की व्याख्या करना एक जटिल कार्य है। बड़ों का लिए प्रयोग किया जाता है और बच्चों के लिए इसी तरह से चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, CAT हम उसको बोलते हैं। इसी में बच्चों के लिए अलग है, उसमें हमारे क्योंकि बच्चों को प्राणी जानवर से ज़्यादा प्रेम होता है, उनकी ज़्यादा अनुभूति होती है, ज़्यादा रुचि होती है, तो उसमें उस तरह की तस्वीरें डाली गई हैं। उसका भी द हीरो कौन है, लैंग्वेज देखेंगे, भाषा, उसका स्टाइल, किस आधार पर वो कहानी को तैयार कर रहा है, क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किए गए, और उस कहानी का अंत कैसे वो बच्चा करता है, सुखद अंत होता है, दुखद अंत उसका होता है। तो कहानी के नायक का व्यक्तित्व कैसा है, कहानी की भाषा व शैली कैसी है, कहानी का आधार कैसा है, कहानी में बच्चे ने किन किन वस्तुओं को शामिल किया, किन किन वस्तुओं को बच्चे ने छोड़ा है, और कहानी का अंत क्या है, उसका सुखद अंत है, दुखद अंत है, उससे बच्चे की चिंता व परेशानियों का अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो व्यक्ति खुद सोच रहा होता है उन सारी फीलिंग्स को उनके माध्यम से वो रिफ्लेक्ट करता है। इस करके ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पर्सनैलिटी की बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर लेकिन इसकी मैं एक दिक्कत की बात करूं तो इसके लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित होना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशंस पर्सनैलिटी की जो सब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स हैं, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये अमूमन आम व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है, कर लेता है। लेकिन जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को जब हमने अप्लाई करना है तो अध्ययन करने के लिए, तो इसको व्यक्ति को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित होना होगा, इनका अच्छे ढंग से प्रशिक्षण लेना होगा। तो ये हमारी थी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसके अलावा डे ट्रेनिंग्स और हमारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपकी हमारी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। हम एक विधि वो है जिसमें कि व्यक्ति को जैसे मैं ब्लैंक 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 खाली, वह डैश 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 खाली, ओके, यानी कि उसको आगे व्यक्त करना होता है, पूरा सेंटेंस उसके लिए खुला होता है, उसको अपने भावों को कंप्लीट करना होता है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा जैसे काश डैश डैश, काश के बाद वो क्या महसूस करता है वो लिखेगा। जैसे ज़िंदगी डैश डैश डैश, ज़िंदगी के बारे में वो क्या फील कर रहा है। स्त्री, या मेरी सफलता या मेरी असफलता डैश डैश डैश, उस सेंटेंस को वो कैसे पूरा करता है। तो उसके अंतर्निहित जो भाव है, जो विचार है, जो उसकी चिंतन है, वो सारे रिफ्लेक्ट होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के माध्यम से। इस ढंग से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान सकते हैं। वर्ड एसोसिएशन मेथड, जैसे मैंने कहा कि इस परीक्षण में 50 से 100 शब्द चुने होते हैं और कहा जाता है कि इन शब्दों को सुनने के तत्काल बाद जो शब्द आपके मन में आता है, 50-100 शब्द दे दिए, और जो आपके मन में आता है उसको आप बोलें, और वे बोले शब्द ठीक बोले या गलत नहीं होते हैं। सब्जेक्ट के चेहरे के उस टाइम भाव क्या हैं, समायोजन, कुसमायोजन, एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट, मानसिक तनाव,
आदि का पता इस फ्री एसोसिएशन से लगता है। इसके अलावा हैंड राइटिंग भी एक पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करने का एक माध्यम है। उसका भी वैज्ञानिक तरीके से विधियों का प्रयोग करते हुए हम हैंड राइटिंग के फीचर से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे कि उसके अक्षरों का स्थान, अक्षरों का झुकाव, है ना, दो शब्दों में कितना अंतर है, शब्दों के किन भागों के ऊपर दबाव दिया गया है, किन भागों को के ऊपर प्रेशर है, उसकी जगह क्या है। तो इस प्रकार से हैंड राइटिंग से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की बहुत सारे गुणों का पता चलता है। अक्षरों की बनावट से भी पता चलता है कि लिखने वाला पुरुष है, नारी है, जवान है, बूढ़ा है। तो ये अक्षरों के साइज, शेप और उनके झुकाव, दबाव, है ना, उनको पेश करने का तरीका, उनका स्थान, उनका शब्दों का अंतर, ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये एक हैंड राइटिंग को भी स्टडी करने का एक टेक्निक है। ये भी हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग कंप्लीशन टेस्ट, कहानी कहने और कहानी को पूरा करने का परीक्षण, खेल द्वारा नाटक से भाग लेकर भी व्यक्ति के व्यक्तित्वों का अध्ययन किया जा सकता है। उनके विभिन्न पहलुओं का, विभिन्न पक्षों का व्यक्तित्व के अध्ययन किया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग टेस्ट हम इसको कहते हैं। नाटक में भूमिका निभाते निभाते अन्य पात्रों के प्रति व्यक्ति की भावनाएं, उसके गुणों आदि का पता चलता है। साइको ड्रामा हम लोग इसको कहते हैं। मनो अभिनय, तो अभिनय करने को भी कई बार हम कहते हैं, ये भी एक टेक्निक है। तो उसके एक खुले रूप से अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई रोल प्ले करे, तो रोल प्लेइंग, स्टोरी टेलिंग कंप्लीशन टेस्ट, इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि व्यक्तित्व का मापन करने में सहायक होती हैं। तो इनको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है। एक हमारी सब्जेक्टिव, दूसरा हमारी ऑब्जेक्टिव और तीसरा ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। डियर ट्रेनिंग्स, कुल मिलाकर अगर हम इसकी मेरिट्स देखें, विशेषकर जो आपको एक टेक्निकल शब्द है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का, जो प्रक्षेपण विधियां हैं, ये प्रक्षेपण विधियां जैसे मैंने कहा कि अचेतन व्यवहार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि जिन चीज़ों का व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं होता, अचेतन मन के बारे में व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो पाता, तो उसका अध्ययन करने में बहुत सहायक होती हैं। जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में दबा पड़ा है, उसका अध्ययन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है, ना कि किसी एक अंश का। बहुत ब्रॉडन टेस्ट है, बड़ा विस्तृत टेस्ट है, बड़ा विस्तृत अध्ययन इस विधि के अंदर, चाहे वो रोरशा है, चाहे वो इंक ब्लॉट टेस्ट, चाहे वो TAT हो, मुर्रे ने बनाया है, रोरशा हरमन रोरशा ने बनाया है, और TAT मुर्रे ने बनाया है। टैट में कई बार आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी गहरी टेक्निक आपको सिखाई नहीं जाती है, केवल नाम से परिचित कराया जा रहा है। लेकिन इनका जो मेडिकल के क्षेत्र में इन टेक्निक्स का जो व्यक्ति की जो असामान्य व्यवहार है उसका ट्रीट करने में या उसको जानने में, उसके व्यक्तित्व का जो विघटन हो रहा है, वह मेडिकल के फील्ड में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये विधियाँ बड़ी रोचक हैं, ये विधियाँ अधिक विश्वसनीय हैं और अधिक वैलिड हैं, अधिक वैध हैं। और ये विधियाँ पहले बताई गई दोनों विधियों के दोषों से मुक्त हैं। जो सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की जो बात हम कर रहे थे, तो उनमें जो खामियां थी, उन दोनों की खामियों को ये विधि पूरा करती है। इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें, डिमेरिट्स की बात करें, तो ये विधियां द्वारा उत्तर प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हमने किसी व्यक्ति का इन विधियों के द्वारा परीक्षण करना है तो अधिक समय लगेगा। और इन विधियों द्वारा व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए मैंने कहा विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, जो प्राय नहीं मिलते हैं।
जो वेल ट्रेंड होंगे, मैंने कहा प्रशिक्षण जिन्होंने प्राप्त किया होगा वो इन विधियों का जिक्र कर पाएगा। इसके अलावा इनको विद्यालय की परिस्थितियों में प्रयुक्त करना कठिन कार्य है। हमारे पास मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में ये सारी विधियाँ, सारे टेस्ट परीक्षण उपलब्ध हैं, सारे टूल्स उपलब्ध होते हैं, सारे ऑपरेटर्स उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसको क्लासरूम सेटिंग में या विद्यालय की परिस्थितियों में प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं महंगे होते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स व्यक्तिनिष्ठता होती है और इनके द्वारा कई बार अगर सही आप ट्रेन नहीं है तो उसका निष्कर्ष कहीं गलत भी निकाल सकते हैं। अगर वेल ट्रेंड नहीं है तो उसका निष्कर्ष निकालना, उसका विश्लेषण करना इतना आसान नहीं। उसके लिए बहुत आपको ज्ञान का और इसके प्रशिक्षण की ज़रूरत है ताकि इन विधियों से आप भलीभांति परिचित हों और प्रशिक्षित हों। लेकिन मनोविज्ञान के अंदर व्यक्तित्व का अध्ययन करने की जब ज़रूरत इनको पड़ेगी तो उस गहराई तक जानने के लिए मनोविज्ञान के पास ये टेक्निक्स हैं और विधियां हैं और इसी प्रकार से विभिन्न परीक्षण हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व का अध्ययन किया जा सकता है, उनका असेसमेंट की जा सकती है। तो आज के लिए इतनी बात को हम यहाँ पर बनाम देंगे, कंक्लूड कर देंगे कि क्या मिलकर देखा कि निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कहें। निष्कर्ष के तौर पर यही कहेंगे हम कि पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले कहा, ए नॉट स्टेबल। व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है पर स्थायी नहीं है। हैंस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर पर्सनैलिटी। इस करके पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करना बहुत एक कठिन कार्य है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट हेल्प अस टू असेस द पर्सनैलिटी बाई अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करते हुए, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए हम उन परीक्षणों का प्रयोग कर सकते हैं और पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। अगर संक्षेप में हम कहें, इन ब्रीफ, different personality tests and methods help us to understand the personality in better way। तो व्यक्तित्व को भलीभांति समझने के लिए और गंभीरता के साथ समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए ये जितने भी हमारे पास टेस्ट हैं या जितने भी हमारे पर्सनैलिटी को असेस करने के टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम व्यक्तित्व को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस व्यक्तित्व के इस यूनिट को, व्यक्तित्व की इस अवधारणा को और उसको कैसे मापा जा सकता है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है और व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा अल्टीमेटली हमारा गोल, ये यूनिट आपको इस करके मनोविज्ञान के अंदर पढ़ाई जा रही है क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही है। तो व्यक्तित्व होता क्या है और कैसे उसका विकास किया जा सकता है, कैसे क्या क्या टेक्निक्स हमारे पास हैं, उनसे हम प्रशिक्षित हो जाएं, उनमें हम निपुण हो जाएं, ताकि इस सर्वांगीण विकास के उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम लोग कौशलों का विकास कर सकें और उसमें निपुण हो सकें, उसमें सक्षम हो सकें। तो उम्मीद है आप इन सारे पहलुओं से अब अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे। व्यक्तित्व में इतना ही, बाकी व्यक्तित्व से जुड़े हुए अन्य जो कुछ एक टॉपिक इसके साथ है, चाहे वो सेल्फ के बारे में या जो मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, उनको हम अगले लेक्चर्स में ऐड करेंगे। लेकिन व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है, उम्मीद है कि हमने इसके बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी हमारे पास होगी और आप उसका लाभ उठाएंगे और आप अपने व्यक्तित्व में उन गुणों को इनकलकेट करेंगे और भविष्य में आने वाले समय में एक अध्यापक के रूप में बच्चे के सर्वांगीण विकास करने में इस सारे ज्ञान का प्रयोग आप लोग करेंगे।
इसी आशा के साथ जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।